नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे डीजीपी की कमान, नया फरमान। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने कमेटी के माध्यम से डीजीपी की नियुक्ति कराने का अधिकार लेकर सभी को चौंका दिया है। इसके लिए डीजीपी यूपी पुलिस बल प्रमुख चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे यह पद संभाल रहे प्रशांत कुमार का पद पर बना रहना तय माने जाने लगा है। किए गए प्रावधानों के तहत इसके लिए गठित होने वाली कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जाएगी और डीजीपी के न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित रहेगा। साथ ही चयनित किए जाने वाले पुलिस अधिकारी की न्यूनतम 6 माह की सेवा शेष होने की अर्हता भी लागू होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कैबिनेट के फैसले को लेकर अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा कि कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। सवाल यह है कि सरकार को प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए सर्वोच्च पुलिस अधिकारी का चयन करने का अधिकार प्राप्त रहना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में 3 साल से स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो सकी है। हर बार कार्यवाहक डीजीपी तैनात करते हुए काम चलाना पड़ रहा था। अब लागू की जा रही नई व्यवस्था से अब राज्य सरकार को पैनल बनाकर यूपीएससी से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है। सरकार उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित कर डीजीपी पद के लिए कार्यरत किसी उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड और अनुभव की प्राथमिकता के आधार पर सर्वोच्च पुलिस अधिकारी का चयन कर सकेगी। मनोनयन कमेटी में मुख्य सचिव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित अधिकारी, अपर मुख्य सचिव गृह बतौर डीजीपी कार्य कर चुके एक सेवानिवृत्त डीजीपी को भी शामिल किया जाएगा। नियमावली का उद्देश्य डीजीपी के पद पर उपयुक्त व्यक्ति का स्वतंत्र एवं पारदर्शी तंत्र के माध्यम से चयन किया जाना माना जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका चयन राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त है। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार लोकतांत्रिक तरीके से आज चल रही है। मंत्रिमंडल से परामर्श भी करते हैं और संगठन के साथ भी परामर्श करते हैं, लेकिन निर्णय मुख्यमंत्री करते हैं। कम से कम अखिलेश यादव जी इस तरह के बेसलेस आरोप लगा करके अपने गम दूर करने का प्रयास मत करें। डीजीपी पद पर उत्तर प्रदेश की विशिष्ट दशाओं तथा पुलिसिंग आवश्यकताओं के अनुरूप नियुक्ति किया जाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए डीजीपी का चयन राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए अवधि सामान्यता बहुत अच्छे सेवा रिकॉर्ड और अनुभव की पराकाष्ठा को महत्व देते हुए प्राविधानित किया गया है। अब मनोनयन के लिए गठित समिति उन अधिकारियों के नाम पर विचार करेगी जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह से अधिक समय शेष रह जाएगा। इस तरह केवल उन नामों पर ही विचार किया जाएगा जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर 16 में डीजीपी पद पर कार्यरत हैं। डीजीपी को पद से हटाने संबंधित प्राविधानों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। किसी आपराधिक मामले में, भ्रष्टाचार के मामले और पद में कर्तव्यों का दायित्वों में निर्वहन विफलता की स्थिति में राज्य सरकार डीजीपी पद पर आसीन अधिकारियों को 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले भी पदमुक्त कर सकेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2006 में पुलिस सुधारों को लेकर दायर जनहित याचिका के आदेश को अमल का खास तौर पर ध्यान रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों से नया पुलिस अधिनियम बनाने की अपेक्षा की थी, ताकि पुलिस व्यवस्था को सभी तरह के दबाव से मुक्त रखा जा सके। साथ ही नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए विधि का शासन स्थापित रखा जा सके। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों डीजीपी की नियुक्ति करने पर यूपी सहित 8 राज्यों को अवमानना का नोटिस जारी किया था। दरअसल यूपी में बीते करीब 3 साल से लगातार कार्यवाहक डीजीपी तैनात कर काम चलाना पड़ रहा था।
मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटाने के बाद संघ लोक सेवा आयोग में नए डीजीपी के चयन का पैनल नहीं भेजा गया। इसलिए लगातार कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। सरकार ने नई नियमावली लाकर सभी पर विराम लगा दिया है। देखिए, दिल्ली और लखनऊ का जो झगड़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कौन बड़ा ये झगड़ा पहले भी चला था, और अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने डीजीपी के कार्यकाल को लेकर, डीजीपी की नियुक्ति को लेकर संशोधन किए हैं, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि दिल्ली और लखनऊ का जो झगड़ा है, कौन बड़ा, उसकी पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश में जो इंजन है उसने दिल्ली के जो अधिकार हैं उनको सीमित करने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने मनपसंद अधिकारी को बैठाने के लिए इस तरीके के संशोधन किए गए हैं। समाजवादी पार्टी समझती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि डबल इंजन की डबल सौगात, और अब जिस तरीके से एक इंजन की ताकत को कम किया गया है, दूसरे इंजन ने बताया है कि मैं बड़ा, तो ये झगड़ा दिल्ली और लखनऊ का है। संशोधन हुआ है, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी। दरअसल स्थायी डीजीपी की तैनाती के लिए संघ लोक सेवा आयोग अधिकारियों के नाम का पैनल भेजता है। आयोग इनमें से किन्हीं 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का चयनित कर राज्य सरकार के पास भेज देता है। विजिलेंस क्लियरेंस के बाद राज्य सरकार तीनों में से उपयुक्त अधिकारी का चयन करती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कैसे इस पूरे चीज़ों को देखते, जो नियमावली नहीं आ रही है, इस पे अगर कहा जाए तो सीधे ये कह दिया गया ना कि अब हम कमेटी बना लेंगे, एक पूर्व हाईकोर्ट का न्यायाधीश होगा, एक यूपीएससी का नामित सदस्य होगा, एक पूर्व डीजीपी होगा। जो एक कमेटी है वही डिसाइड कर लेगी कि डीजीपी कौन होगा। ये फायदा है या नुकसान है? एपी सिंह जी। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी हाँ जी, बाजार आ रही है आपको आवाज सर? हाँ जी, आ रही। तो देखिए, विपक्ष का काम अवश्य है विपक्ष का विरोध करना है, और विपक्ष नहीं होगा तो कम हो जाएगी, ये अटल सत्य है। खुशी की बात है उत्तर प्रदेश में इस समय विपक्ष भी मजबूत है और सरकार भी मजबूत है। तो दोनों मजबूती से जब चलते हैं तो जनता का भला होता है, और ये विपक्ष का भी परिणाम हो सकता है कि ऐसी कमेटी बना के, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारा आदेश कर चुका है, पहले आदेश कर चुका है, उसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश की निगरानी में कमेटी बनेगी, और उस कमेटी के बाद का एक परिणाम होगा जिसमें कि सही सब कुछ होगा। देखिए, अस्थायी डीजीपी की वजह से कुछ थोड़ी अस्थायी अस्थिरता रहती है। स्थायी रहेंगे तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अच्छे होंगे। ये जो सब कुछ होगा उससे निश्चित रूप से, लेकिन हाँ, ये होना चाहिए कि कोई राजनीतिक दबाव या राजनीतिक प्रेशर में नहीं होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग संस्थाएं ऐसी होती हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं, लोग भरोसा करते हैं। भय, भूख, भ्रष्टाचार के नियंत्रण करने में इन पदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आगे भी रहेगी और वर्तमान में भी रहेगी। तो निश्चित तौर पर निष्पक्षता, निडरता, निर्भीकता इन पदों की गहने हैं। ये गहने जब निष्पक्षता, निडरता और निर्भीकता के गहने पहनकर ऐसे पदों पर हमारे उच्च आला अधिकारी सुशोभित करते हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों का, उत्तर प्रदेश के आम जनता का, हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, बात ये नहीं हाई प्रोफाइल लोगों का क्या होगा, बात ये नहीं जिनकी पहुंची पहुंच है उनका क्या होगा, बात उस सबसे कमजोर व्यक्ति की है, क्या उसके लिए भी न्याय मिल पाएगा? क्या पुलिस चौकी में जाने वाले व्यक्ति की, जो एक अपनी एफआईआर कराने जाता है, उसको न्याय? तो ऐसा मैकेनिज्म कैसे बनेगा? ऐसा मैकेनिज्म तभी बनेगा जब हमारे आला अफसर उच्च होंगे। ऊपर से चलता है सब नीचे तक। राजीव गांधी जी भी कहा करते थे, ऊपर से 1 रुपया जाता, नीचे 15 पैसा 25 पैसा रह जाता है। क्यों? इस बीच में खाया जाता। तो ऊपर के अधिकारी जब बिल्कुल अच्छी तरह होंगे, और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनके आधार पर गठन होगा। बात ये लड़ाई नहीं केंद्र सरकार या राज्य सरकार की लड़ाई, डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, तो डबल इंजन की सरकार है तो लड़ाई कहाँ रह गई? लड़ाई का विषय नहीं है, बिल्कुल लड़ाई का विषय नहीं। राज्य सरकार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, व्यवस्था करना। इसमें कोई केंद्र सरकार की भूमिका का महत्व नहीं है। उन्हें देखना होता है कि अपने राज्य में
भय मुक्त समाज कैसे बनाए? भय मुक्त समाज बनाना उनकी व्यवस्था। देखिए, हमारी बहन बेटियां, महिलाएं सुरक्षित रहें। 10 बजे भी, आज हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बहुत बढ़ चुके हैं। आज 9-10 बजे भी अगर कोई बहन बेटी जाती है, काम करके आती है, चाहे वो एयर सर्विसेज में आए, चाहे प्राइवेट कंपनीज में आए, चाहे आज सब मल्टीनेशनल कंपनीज चल रही हैं, पूरे देश, दुनिया कैसे इन्वेस्ट करेगी आप पर जब आप सुरक्षित दिखाएंगे? दुनिया कैसे इन्वेस्ट करेगी, कैसे भरोसा करेगी आप पर कि आप उसके एम्प्लॉय, उसकी फैक्ट्रियां, उसका पैसा, उसका धन लगाया हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है? क्या उत्तर प्रदेश के जनपदों में सुरक्षित है? इसके लिए राज्य सरकार को काम करना चाहिए और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। देखिए, आज राज्य सरकार भाजपा की है, योगी जी की है। बिल्कुल। सरकार आती है, जाती है, सत्ता बदलती है, कभी भी परिवर्तन होता है। तो क्या जो इंडस्ट्री लगी हुई है उनको विपक्ष क्या कह देगा कि नहीं साहब आप लगाने की बात मत करिए? अरे वो विपक्ष की इंडस्ट्री सब देश प्रदेश की होती है, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश के युवाओं का विकास होगा। तो इसके लिए भय का वातावरण जरूर खत्म होना चाहिए। माफिया गैंग खत्म हुए, अच्छी बात है, लोगों का रुझान बढ़ा। पहले माफिया थे, डांस थे, हफ्ता वसूली थी, इस तरह की बातें होती थी। धीरे धीरे हम समय बदला, हम लोग जागरूक हुए और हम देश की मीडिया का धन्यवाद करते हैं। आप जैसे वरिष्ठ के न्यूज के पत्रकारों को और आपके पैनल को धन्यवाद करता हूं। वरिष्ठता के साथ सभी लोग, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हों, चाहे डीपी यादव साहब हों, चाहे आप तो हैं ही विशाल पंडित, आपका तो नाम से विशाल पंडित भी हैं, तो निश्चित तौर पर ये पैनल अच्छी एक सारगर्भित चर्चा करके उस बात को वहां तक पहुंचाए। चलिए, मैं डीपी यादव के पास ही चलूंगा। डीपी यादव जी, आपके सपा प्रमुख ने तो कहा कि ये उन्होंने एक नया तीर चलाया। उन्होंने कहा ये दिल्ली के हाथों सत्ता खींचने की जद्दोजहद है। जी विशाल जी, ये दिल्ली बनाम लखनऊ का मामला है। जी, आवाज आ रही है मेरी विशाल जी? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, हम सुन रहे हैं। विशाल जी देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने जिस प्रकार से देखा, उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जिस प्रकार से अंतर्कलह मची हुई थी, उत्तर प्रदेश से 2 उप मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच केंद्र सरकार में कहीं ना कहीं एक टकराव था, वो कहीं ना कहीं सामने करके आ रहा है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पिछले जो 5 डीजीपी नियुक्त हुए हैं वो कार्यवाहक ही नियुक्त हुए हैं, अस्थायी कोई नहीं नियुक्त हो पाया है। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार ने परिवर्तन करके कैबिनेट के बैठक में निर्णय लेकर के और कहीं ना कहीं डीजीपी नियुक्त करने का एक अलग से रास्ता बनाया है, ये बताता है कि दोनों सरकारों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के लोग इसको तो भुगतेंगे निश्चित रूप से। अब उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भुगतेंगे। 2 साल बचे हुए चुनाव में, 2027 का चुनाव हो जाएगा, चाहे कितने टिकट कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इस वक्त कस्टोडियल डेथ हो रही है, थानों में लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लखनऊ के सीना थाने में अभी कुछ दिन पहले मोहित पांडे नामक युवक की हत्या हो गई, थाने में उसको पीट के मार डाला गया। पूरी प्रशासन की खबरें आ रही है। आप देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा, उनको पीटा गया। आप बताइए कितनी शर्मनाक बात है। और उसके बाद जब विपक्ष ने हल्ला मचाया तो 4-5 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई सुधाकर कुमार सिंह के, लेकिन सुधाकर कुमार सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। एक बात बताइए डीपी भाई, एक बात बताइए मुझे, अगर ये बीजेपी कार्यालय पे तो डीजीपी तैनात नहीं होता है, ये डीजीपी यूपी पुलिस मुख्यालय पे बैठेगा, ये तो राज्य के लिए अच्छी बात है। ये हम सब की सुरक्षा को लेकर एक अच्छी बात है कि एक स्थायी आदमी मिल जाएगा जो प्रॉपर डीजीपी के रूप में काम करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या विरोध करना, ये तो इसमें तो साथ देना चाहिए। विशाल जी, ये पहले की प्रक्रिया के द्वारा भी अस्थायी डीजीपी नियुक्त हो सकता था। ऐसा नहीं है कि पहले अस्थायी डीजीपी नियुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार तो पहले खो रही ना। आप बताइए क्या पहले तो 5 अस्थायी डीजीपी नियुक्त हुए, कार्यवाहक नियुक्त हुए, तो क्या अस्थायी डीजीपी नहीं नियुक्त हो सकता था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परंपरा बन गई थी कि अस्थायी डीजीपी नियुक्त करना, दोनों दिल्ली और लखनऊ के बीच एक टकराहट थी, उस टकराहट की वजह से नहीं नियुक्त हो पा रहा था ना। तो अब कहीं ना कहीं कानून बनाना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को, कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना पड़ रहा है, तो यह टकराहट सामने
सामने निकल करके अब आ गई है और जनता के बीच आ गई। लेकिन जनता तो सब कुछ समझती है, जनता सब देख रही है। आप कानून व्यवस्था पर नियंत्रण कर नहीं पा रहे हो, आपके विधायक पीटे जा रहे हैं, आपके विधायक चलिए चलिए, मैं रोकूंगा डीपी भाई, आपको रोकूंगा। हमारे साथ सुलखान सिंह जी पूर्व डीजीपी जुड़ चुके हैं। सुलखान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बढ़िया आवाज है। बिल्कुल सर, ये बड़ा जब ये आज सुबह जब ये नियमावली आई तो बड़ा लोग परेशान हो गए कि भाई एकदम से ये क्या हो गया। अब सरकार के पास कमेटी होगी और सरकार अपने हिसाब से चीज़ों करेगी, विपक्ष का कोई नेता नहीं है, ऐसी कमेटियों में विपक्ष के नेता को होना चाहिए जब आप एक राज्य के लिए सोच रहे हैं। और उस पर तंज आने लगा कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में लखनऊ वाले अपनी ओर चीज़ों को खींच रहे हैं। एक पुलिसिंग के नज़रिए से आप इसको कैसे देखते हैं? इससे यूपी का कैसे हम लोग और अच्छा कर सकते हैं? देखिए विशाल जी, डीजीपी की तैनाती में सेंटर का कोई दखल नहीं हो सकता है, न है, उनको कानूनी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। पुलिस टोटली राज्य का विषय है और ये राज्य सरकार ही तय करेगी अपने कानूनों के हिसाब से कि डीजीपी कौन और कैसे बनाया जाए। तो इसलिए कोई टकराव वाली बात तो मुझे तो नहीं लगती है। और एक नियमावली बनाना तो अच्छी बात है, एक्ट बनाते तो और अच्छा होता। लेकिन ऐसी नियमावली में मेरा ये मानना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और जुडिशरी के कुछ उच्च जजों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा रखा जाना चाहिए जिससे कि एक निष्पक्षता का और ऑब्जेक्टिविटी का एहसास हो लोगों को कि जो चयन हो रहा है डीजीपी के पद पर वो निष्पक्ष है और एक इम्पार्शियल टाइप का है। सर, एक चीज़ और भी, लगातार हम बात कर रहे थे कि एक अस्थायी डीजीपी हैं, परमानेंट डीजीपी नहीं आ पा रहे हैं, इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ कि लगभग 4 टेन्योर हो गए, ये चौथे कार्यवाहक डीजीपी हैं, तो इतना समय कैसे लग गया? ये चीज़ तो पहले भी, अगर यही चीज़ करनी थी तो पहले भी हो सकती थी, क्योंकि 3 बार तो यूपीएससी को नाम पैनल ही नहीं भेजा था यूपी सरकार ने। देखिए, मुझे कोई सीधे जानकारी नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ मैं इस पर कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन जब तक वो फैसला फोर्स में है तब तक उस फैसले के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, आप सब बने रहिए हमारे साथ, हम इस पर चर्चा और करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम बात ये ज़रूर कर रहे हैं कि भाई एक नई नीति है, एक नई नियमावली है, इसका फ़ायदा हम सबको मिलेगा, जो पुलिसिंग है वो और बेहतर होगी, एक कमांड सेंटर होगा। लेकिन विपक्ष का जो कहना है कि विपक्ष का नेता कहाँ है इसमें विपक्ष की राय क्यों नहीं मांगी जा रही है, जब ये पूरे राज्य का सवाल है। यही सब जवाब है हम भाजपा के प्रवक्ता से भी लेंगे और वरिष्ठ पत्रकार से भी जानेंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं भाजपा की नेता हमारे श्वेता दुबे जुड़ी हुई। श्वेता, अगर बात करें हम लोग, ये जब हम देख रहे हैं ना, विपक्ष लगातार हावी होने लगता है, उससे सरकार पर सवाल कर लेगा कि भाई हम कहाँ हैं, दिल्ली और लखनऊ के बीच झगड़ा बता देता है, जबकि ये तो राज्य का सवाल है भाई। अगर ये चीज़ हो रही है तो इसमें तो साथ आना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपकी सरकार ने नेता विपक्ष को नहीं रखा है, या इत्तला नहीं दी होगी आप लोगों ने, फ़ोन उन नहीं करते हैं आप लोग, अक्सर ऐसा हो जाता है। देखिए, जब अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति हुई थी तब भी हमने डिबेट करी थी कि तब बड़ा प्रश्न उठाया गया था कि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और अस्थायी वो कर रहे हैं ताकि अपनी मर्जी का डीजीपी बना सके। अब जो है हम स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक पैनल बना रहे हैं और पूरा उसका वो कर रहे हैं, तो अब उसमें एक नई बात आ रही है कि उसमें विपक्ष को स्थान नहीं दिया गया है, केंद्र से हमारी लड़ाई चल रही है और पता नहीं क्या क्या। मतलब कुछ तो कहना ही कहना है। एक अपने पूरब में मुहावरा है, न खेलन देख, जो खेलब ओकर खेल बिगाड़ब। वो हाल है विपक्ष का कि हम जनता के लिए कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं
तो ये उसमें से एक ऐसी बात निकाल के लाते हैं और उसका विरोध शुरू कर देते हैं। देखिए, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो रही है, ना भाजपा कार्यालय में हो रही है जैसा आपने कहा। ये प्रशासनिक सबसे हमारे पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति है और इससे हमारा प्रशासन सुदृढ़ होगा। और जो उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक बनेगा, अगर वो उत्तर प्रदेश के ही शासन के द्वारा चुना जाए तो बेहतर कॉम्बिनेशन होगा प्रशासन के लिए। अब इसमें विपक्ष को क्यों नहीं लिया गया, ये इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन योगी सरकार का मूल वो है कि जीरो टॉलरेंस की नीति और हमारा प्रशासनिक ढांचा जो बहुत मजबूत है पिछली सरकारों की तुलना में। हमने क्राइम को खत्म किया और उसी की दिशा में ये एक कदम है कि हमारा स्थायी नियुक्ति हो महानिदेशक की, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे से चल सके। अब वही बात, फिर विरोध ये वो और जातिगत बातें, तमाम बातें। और जब ये इस तरह की बात करता है विपक्ष, तो पता नहीं अपना इतिहास भूल जाता है। रिजवान अहमद को ये भूल रहे हैं कि इन्होंने उनकी नियुक्ति क्यों करी थी। बस ये पीछे पलट के देख लें, इनको सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। ये ज्यादा प्रश्न उठाना हमारे और बंद कर देंगे। फिर मैं सुलखान सिंह जी से एक सवाल लूंगा। सुलखान सिंह जी, अगर हम बात करें अस्थायी डीजीपी और परमानेंट डीजीपी, दो चीज़ें हैं, जरा ये बता दी इनके कामों में फ़र्क क्या होता है? क्या दोनों के काम एक जैसे होते हैं? जैसे कहा जा रहा है ना कि बहुत विपक्ष लगातार, यार हम लोग भी कहते हैं यार एक परमानेंट डीजीपी होगा तो ठीक रहे, कार्यवाहक डीजीपी, जरा लोगों को समझ भी आ जाए कि काम क्या अलग अलग होते हैं एक जैसे होते हैं। क्या सिर्फ ये पता चल गया है कि ये एक्टिंग डीजीपी है और ये परमानेंट डीजीपी हैं? लोगों के अंदर ये भी कन्फ्यूज़न बहुत है जी। ये पावर में, काम में कोई फर्क नहीं होता है। अगर डीजीपी का कार्यकाल लंबा है तो विभाग ठीक से काम करता है, उसको लगता है कि ये अधिकारी अभी लंबे समय तक रहेगा। और अगर कार्यकाल कम हो तो फिर थोड़ा सा लोग उदासीन भी हो जाते हैं। तो इसलिए टेम्परेरी में और परमानेंट वाले में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है एक्टिंग में और इसमें। एक्टिंग में ये होता है कि जब आप एक निष्पक्ष रूप से, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब ऐसे तरीके से तैनाती नहीं करेंगे डीजीपी की, तो उसको लोग निष्पक्ष नहीं मानते हैं। उसको मानते हैं कि ये सरकार के प्रभाव में और दबाव में काम करेगा। जबकि ये बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक में ये इमेज होनी चाहिए, ऐसी छवि हो कि पुलिस जो है निष्पक्ष काम करेगी। पुलिस एक तरह से देखा जाए तो एक प्री जुडिशियल डिपार्टमेंट है, ये बाकी विभागों की तरह नहीं है और ये अन्य प्रशासनिक विभागों की तरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को बार बार एम्फसाइज किया है कि पुलिस अन्य विभागों की तरह उसको आप डील नहीं कर सकते। पुलिस से लोगों का मौलिक अधिकार, जो जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, वो प्रभावित होता है पुलिस की कार्रवाई से। इसलिए पुलिस की तैनाती और पुलिस का कार्रवाई दोनों निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इसलिए इसको आप किसी प्रशासनिक विभाग से तुलना नहीं कर सकते हैं। ये एक न्यायिक व्यवस्था का एक, कहिए जैसे प्रिपरेटरी स्कूल होता है, वो प्री टाइप का मान लीजिए इसको जो है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस का काम और पुलिस की तैनाती एक निष्पक्ष रहे और ट्रांसपेरेंट रहे। आपको नहीं लगता आज की जो पुलिसिंग है इसमें कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव आया है? लगातार शिकायतें अब आने लगी हैं। लोग, अभी कस्टोडियल डेथ की बात हुई, लेकिन और भी है, व्यवहार में चेंजमेंट आया है। इसको लेकर मुझे लगता है इसलिए सरकार ने फैसला लिया। लगातार पुलिस विभाग की बड़ी शिकायतें आने लगी थी कि पुलिस के ही साथ ही मैं देख रहा हूँ कि बहुत समय बाद कि एसपी छापे मार रहे हैं थानों में, रकमें बरामद हो रही हैं वहाँ से, तो काफ़ी बदलाव आ गया पुलिस में। तो ये इसीलिए था कि एक परमानेंट डीजीपी नहीं है, इस वजह से था, या कोई और भी बात भी हो सकती है? सर, अब ये देखिए, मैं थोड़ा जनरल स्टेटमेंट कोई नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जब तक कोई जांच न की हो मैंने या कुछ देखा ना हो तो कहना उचित नहीं होता है। बट पुलिस के जो क्राइसिस आजकल हो रही है, वो इसीलिए है कि पुलिस पे लोगों को भरोसा नहीं है, पुलिस की निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। लोगों को लगता है ये निष्पक्ष होकर काम नहीं करते हैं।
और हम लोग आजकल क्या हो रहा है कि पुलिस की काबिलियत पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि पुलिस एक ऐसा विभाग है जहां काबिलियत से ज़्यादा निष्पक्षता जरूरी है। ये न्यायालय का एक कहिए कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है। यहाँ से जब केस निकल के जाता है तो न्यायालय में उस पर कार्रवाई होती है। तो इसलिए निष्पक्षता की और पारदर्शिता की छवि होना और ऐसा काम होना जरूरी है इसमें जो है। तो एसपी क्या करते हैं, वो जो जरूरी होगा वो करेंगे, लेकिन हर एक कार्रवाई का मकसद यही होना चाहिए कि पुलिस की छवि एक निष्पक्ष और पारदर्शी बने। ये एक मकसद होना चाहिए। और ये समहाउ जो है राज्य सरकारों को अभी तक रास नहीं आता रहा है। मैं कोई यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली जो है पूरे देश में किसी भी राज्य ने ठीक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है अभी तक जो है, क्योंकि वो पुलिस से अपनी मर्जी से काम कराना चाहते हैं। दुनिया भर में पुलिस को कहा गया है पुलिस कानून के प्रति जवाबदेह है। हमारे यहाँ होता है साहब ये राज्य सरकार की नीतियों के प्रति जवाबदेह है। ये उल्टा है, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। सजा जब पुलिस को होती है तो कानून से होती है, लेकिन कार्रवाई वो करते हैं सरकार की नीतियों से, सरकार के दबाव में, तो ये उचित नहीं है। और जो एक भारी संख्या में पुलिस वाले जो जेलों में सजा काट रहे हैं, वो इसी का परिणाम है कि उनका काम निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट नहीं है। जी बिल्कुल। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी, अभी आपने सुना सुलखान सिंह जी को, लगातार उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि पुलिस के प्रति हम देख रहे जिस तरीके से निष्पक्षता नहीं है, उन पर भरोसा होता जा रहा है। कई बार हम आप भी जाते हैं किसी थानेदार के पास या किसी भी अधिकारी के पास, तो वो भी यही बात कहते हैं कभी कभी कि भाई साहब बड़ा शैतान व्यक्ति मिल गया हम लोगों को, उसको अभी मैं बात करता हूँ। किसी की पैरवी आप करने जा रहे हैं या आप कि कोई मदद मांगने चले गए, तो पुलिस का एटीट्यूड अब बदल चुका है। रजनीकांत जी, भी अनुभव किया है कि लगभग आप कहिए कि 77 से थोड़ा सा, फिर उसके बाद 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में एक बातचीत कही जाने लगी कि मेरा अफसर उनका अफसर। इससे पहले ये चीज मैंने एन.डी. तिवारी जी के समय में या वीर बहादुर सिंह जी के समय भी रही होगी, ये प्रवृत्ति रही होगी। हर एक जो शासक होगा वो जरूर चाहेगा कि कम से कम उसकी लाइन और लेंथ को समझने वाला पुलिस का या ब्यूरोक्रेसी का मुखिया हो। इसमें जैसा कि सुलखान सिंह जी ने भी ये बात स्वीकार की कि ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। हर जगह कोशिश यही होती है कि वो जो है हमारे मनमाफिक या हमारे नीतियों को समझ करके पुलिस या प्रशासन काम करे। तो इस दृष्टि से देखा जाए ये चीज बढ़ी है। हाँ, ये जरूर हुआ है, नियमावली बनी है सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के अंदर सुनवाई के आधार पे कि साहब सभी प्रकार के दबावों से पुलिस के मुखिया को मुक्त होना चाहिए, और इसके लिए राज्य सरकारें अपने हिसाब से कोई नियमावली बना सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश इसमें पहला राज्य नहीं है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, 3 राज्यों ने अपनी राज्य सरकार की तरफ से पुलिस मुखिया की नियुक्ति या इन चीज़ों की नियमावली अलग से बनाई है। तो कोई ऐसा नया नहीं है कि साहब वो लगाम की बात हो इधर से उधर, दिल्ली या लखनऊ के बीच की। हाँ, ये जरूर है कि अब एक पुलिस मुखिया को या टीम लीडर को, पुलिस खासतौर से कानून और व्यवस्था निरंतरता की चीज है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अगर कोई मुखिया 6 महीने के लिए आया, कार्यवाहक बन के चला गया, सब लोग जानते हैं, जैसे सुल्तान सिंह जी ने भी इसको इंगित किया कि फिर वो उदासीन हो जाती है जो टीम है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये फैसला मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। हाँ, राजनीतिक लोगों ने अपने ढंग से बातें रखी हैं कि साहब इसमें नेता विपक्ष भी होना चाहिए। उनको लगता है कि नेता विपक्ष भी हो जाएगा तो ये चीजें अब ये राज्य सरकार का विषय है।
राज्य सरकार का विषय है तो अच्छा, बहुत अच्छी 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है, उसमें हाँ ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये राज्य सरकार का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, पुलिसिंग में थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ। एक बात और सुलखान सिंह जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि वो पुलिसिंग जब अंग्रेजों के समय में होती थी तो वो दंडात्मक होती थी। आज की पुलिसिंग जो है वो ये है कि ठीक है, खास अगर कोई बड़ा है तो वो अपना बचा हुआ है, जो चाहे काम कर ले रहा है, लेकिन ये है कि बॉबी पुलिस होनी चाहिए, फ्रेंडली पुलिस होनी चाहिए, ताकि जनता में उसके प्रति, पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो सके कि हाँ भाई, मेरी सुनवाई होगी, निष्पक्षता के साथ होगी। ये कुछ प्रवृत्तियां हैं और इन प्रवृत्तियों को भी लागू कौन कर सके? बिल्कुल। कोई अस्थायी 6 महीने 8 महीने के लिए आया हुआ डीजीपी, उसको टीम को साधने में कितना समय लगेगा? थोड़ा साधने की कोशिश भी करेगा तब तक वो चल देगा। हाँ, कम से कम अगर उसके टीम लीडर के पास में कुछ पर्याप्त समय, 2 साल का मैं समझता हूँ, कुछ समय पर्याप्त होता है, और इतना समय अगर मिलेगा तो हो सकता है कि वो टीम को बेहतर लीड कर सके। डॉक्टर मैं एपी सिंह जी के पास चलूँगा। आप कैसे देखते हैं एपी सिंह जी, जो बातें सुलखान सिंह जी ने कही, डीपी यादव जी ने कही और श्वेता दुबे जी ने कही? नहीं, बहुत ही आपका, मैं तो आपके को और विशाल पंडित जी की योग्यता को बधाई देता हूँ। हमारे प्रिय पूर्व डीजीपी साहब सुलखान सिंह साहब ने बिल्कुल साफ साफ, इसे कहता निर्मलता के साथ बात कही। नेता बीजेपी हमारी बहन बैठी हैं, उन्होंने भी बात अपनी रखी और अभी वशिष्ठ जी बोल रहे थे, डीपी यादव जी ने विपक्ष की बात रखी। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, विपक्ष का भी शामिल हो जाए तो ऐसी कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि हमें सरकार चलानी है, हमें राज्य चलाना है, हमें लोगों के दिलों पर राज्य करना है, हमें लोगों की भावनाओं के साथ जीना, वो भी कोई बुराई नहीं है। तो बाहर से भी बोलने की तो क्षमता है ही हमारे नेता में। नेता का ट्वीट भी पढ़ा आपके चैनल पे, तो ये भी कम थोड़ी बात है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार विपक्ष की बात को तो रख ही देते हैं, तुरंत सामने रख देते हैं। पत्रकार का क्या मतलब? निडर निष्पक्ष पत्रकारिता, बिल्कुल निर्भीक। और यही डीजीपी साहब की भी भूमिका होनी चाहिए। जो डीजीपी साहब बने, स्थायी बने, मैं इस बात का पक्ष। स्थायित्व देता है, उसके कार्य करने की क्षमता भी बदलती है, मन मस्तिष्क से शासन होता है, वो भी बदलता है, और लोगों में जो आदेश मानने वाले हैं, जो उसकी कंप्लायंस करें, उनके भी अंदर आता है स्थायी, अस्थायी शब्द, टेम्परेरी। अब तो ये चीज है, एक्टिंग होता है, लेकिन स्थायित्व होना चाहिए। और स्थायित्व सुप्रीम कोर्ट की मानी सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार, उसमें कोई कमी नहीं, गाइडलाइन पर्याप्त है। गाइडलाइन के अगर पालन हो जाएगा तो ना सत्ता के दबाव की बात रह जाएगी, ना विपक्ष की जरूरत रह जाएगी, ना किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव हो पाएगा, ना उत्तर प्रदेश में कोई गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समुदाय या परिवार का व्यक्ति ये कह पाएगा कि उसकी ग्रीवेंसेस सुनी नहीं गई, उसकी शिकायत सुनी नहीं गई। ऊपर के अधिकारी, ऊपर का मैकेनिज्म ऐसा बनना चाहिए कि नीचे तक असर होना चाहिए, उसकी छाप छूटनी चाहिए। ये हृदय बात नौकरी की नहीं है साहब, बात सैलरी की नहीं है। ये पद नौकरी और सैलरी के नहीं होते, ये पद मान और सम्मान के होते हैं। इन पदों पर लोग भरोसा करते हैं। आज छोटे से छोटा व्यक्ति क्या कहता है, कहीं झगड़ा हो जाए, मैं थाने जा रहा हूं, अभी मैं थाने जाऊंगा, अभी तेरी शिकायत करूंगा, अभी थाने जाता हूं, अभी पुलिस को बुलाता हूं, अभी 100 नंबर की कॉल करता हूं, अभी 112। ये क्या है? ये क्या है? वो कहता है हमें कानून पर भरोसा है, हम कानून पर विश्वास करते हैं, हम कानून की जिंदगी जीना चाहते हैं। वो कानून पर, वो ऐसा मुख्यमंत्री चाहता है जो उसको भयमुक्त समाज दे सके, वो ऐसा डीजीपी चाहता है जो उसके न्याय की, हितों की, मानवाधिकारों की, मूल अधिकारों की रक्षा कर सके, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो सके, हमारे व्यापारी सुरक्षित हो सके, हमारे मजदूर सुरक्षित हो सके, हमारे छात्र सुरक्षित हो सके, हमारे घरों पे लोग बैठे हैं वो सुरक्षित हो, जो बुजुर्ग हैं, पेंशनर हैं, उनकी भी सुरक्षा के लिए मैकेनिज्म, दिल्ली जैसे महानगर जहां मैं रहता हूं, ऐसा मैकेनिज्म बनाती है दिल्ली पुलिस कई बार कि उनकी सुरक्षा हो। उनके बेटे अमेरिका में हैं, उनकी कौन सुरक्षा करेगी, कैसे क्या हो? आजकल साइबर क्राइम का जमाना चल गया, फ्रॉड इतने बड़े लेवल पे होने चले। पुलिसिंग बदल रही है, पुलिसिंग का स्वभाव भी बदल रहा है, व्यवहार भी बदल रहा है, तरीका भी बदल। आज मोबाइल फोन से ही सारे अपराध पकड़े जा रहे हैं, अपराध हो भी रहे नहीं से पकड़े भी जा रहे हैं। तो ये सारे सिस्टम को ऐसे आला अधिकारी होने चाहिए, इस 6 सदस्यीय 7 सदस्यीय पैनल में, पैनल डिसाइड करे और उसमें हमें अपने रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस
सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड जस्टिस, उन पर भरोसा होना चाहिए। वो भी हमारे देश के हैं, वो भी हमारे प्रदेश के हैं, वो भी हमारे समाज का हिस्सा रहे, उन्होंने भी न्यायिक भूमिका निभाई है, उन्होंने गौरवपूर्ण न्यायिक भूमिका निभाई है, तभी उन्हें उसके लिए नियुक्त किया जाए और वो उसमें अपनी सेवाएं दें। बहुत ही इसमें या तुम जीते न हम हारे वाली बात नहीं है, अफसर उसका है इसका ये बात नहीं होनी चाहिए। अफसर अफसर होना चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, सत्ता आती है जाती है, पता नहीं सरकार तो आलू प्याज पे गिर जाती है कभी कभी, पता नहीं कहीं कहीं कैसे मामलों पे हो जाती। बात सरकार के प्रति विश्वसनीयता हो और सरकार के विश्वसनीय अधिकारी हो और अधिकारियों का सरकार पर विश्वसनीयता हो और जनता के प्रति जवाबदेही हो। संविधान की रक्षा की शपथ केवल शपथ न रह जाए, उसे लागू भी किया जाए, अमल में भी लाया जाए और उसको गंभीरता से माना जाए। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, आज कहीं किसी के लाठी डंडा लग जाए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाए, वायरल हो जाती चीजें, वो जमाना चला गया जब चीजें बहुत सी पीछे थी। आज हम आधुनिक बदलता भारत है, बदलते भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहे। मैं भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं भी चाहता हूं हमारा उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश, ऊत प्रदेश ना बने, उत्तम प्रदेश बने, महान प्रदेश बने। प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिए हैं, समझिए ना गौरव की बात हमारी कितनी है। गुजरात के नरेंद्र मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ा, वाराणसी आना पड़ा। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला वाइज देता रहा है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं मानवाधिकारों का हनन होता है, कहीं संविधान पे सवाल उठता है, कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है, कहीं महिलाओं का शोषण होता है, कहीं पत्रकारों का शोषण होता है, कहीं व्यापारियों का शोषण होता है, कहीं वकीलों पे लाठियां चलती हैं, तो इन सब के लिए कौन करेगा? प्रदेश की पुलिस करेगी, प्रदेश का मुखिया करेगा और प्रदेश की मुखिया ही तो बनाएगा। हम लोग कहे जाते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम बार और बेंच एक हिस्सा हैं, लेकिन हम में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को संभालना पुलिस का काम है। निष्पक्ष होकर पुलिस ना जज कुल मिला के जब पुलिसिंग अच्छी हो जाएगी तो हमें कई समस्याओं से हल मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट लूंगा श्वेता दुबे और डीपी यादव से, फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। श्वेता जी देखिए, जैसा कि हमारे एपी सिंह जी ने कहा कि ये नया भारत है और नया भारत के निर्माण में हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। तो ये तभी हो सकेगा जब हमारी स्थिर पुलिस व्यवस्था होगी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। तो ये उसी की तरफ एक कदम है और हमको इसका स्वागत करना चाहिए। अगर कुछ लग रहा है विपक्ष को ऐसा, तो अपनी बात को अच्छे तरीके से राह सामने रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश हमारे नए जो भी ये वो हो रहा है, उससे व्यवस्था अच्छी होगी और माफिया मुक्त हुआ है और आगे भी अपराध जो है वो नहीं होगा। जहां कहीं हो रहे हैं उन पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि हमको एक स्थायी पुलिस महानिदेशक मिलेगा। बिल्कुल, डीपी यादव फाइनल कमेंट। हमारे पुलिस में बहुत काबिलियत है और कहीं न कहीं वो सच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में ये काबिलियत कहीं न कहीं खोती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इतना दबाव है कि पुलिस बल जो है अपने कार्य को ढंग से कर नहीं पा रहा है। थानों में दबाव है, तहसीलों में दबाव है। आपको जान करके भाई साहब, ये आपका इतिहास है, आपका इतिहास है कि बिक जाते थे थाने। आप मत बोलिए गलत बात। चलिए उनको अपनी बात पूरी करने दी जल्दी से, मेरे पास समय की बहुत कमी है। श्वेता जी, समय की बहुत कमी है और आप बैठ के हम क्या बोल रहे हैं यार? पार्टी के लोग हैं, वही चौकी से 24 कैदी छुड़ा लिए गए थे। इतिहास पढ़िए भाई साहब, भूल जाते हैं आप। डिबेट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम करते हैं आप लोग। चलिए मूल मुद्दे पे आ जाइए, मूल मुद्दे पे आ जाइए भाई। श्वेता जी रोकूंगा, समय की कमी है, ऐसे फिर नहीं हो पाएगा। फिर डीपी यादव जल्दी अपनी बात को खत्म करें। पार्टी के नेताओं की सुनी जाए। अरे बोलिए, हम तो सुन ही रहे हैं आपको। जी, तो विशाल जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है, इतना भारतीय जनता पार्टी के अनैतिक काम करने के लिए नेता इनके उतार हो गए हैं कि हर जगह का मनोबल गिरता जा रहा है। तो पुलिस बल वाले क्या करेंगे? पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है ढंग से। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को इसको देखना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इसको देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। हम बात करें डीजीपी की कमान, नया फरमान। यूपी से ही अब डीजीपी का चुनाव होगा। एक कमेटी बनाई जाएगी। कल देर रात ये प्रस्ताव पास हुआ और आज सुबह जैसे ही ये खबर सामने आई, लोग चौंक गए। इस खबर पर अखिलेश यादव को जब पता था तो उन्होंने भी अपने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली, लखनऊ
बनाम 2.0 है। उन्होंने तो दूसरा वर्जन ही बता दिया कि दिल्ली और जो लखनऊ में पावर को लेकर रस्साकसी चल रही है, ये उसी की देन है कि अब डीजीपी भी यूपी से चुना जाएगा। खैर, उन्होंने आगे एक लाइन और भी लिखी कि कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी करिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।